हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे के अंक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज यानी 27 अगस्त की न्यूज़ टुडे में जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उसे सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसमें जो सबसे पहली न्यूज आर्टिकल है वो है व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे। शिक्षा से संबंधित जो भारत में प्रगति हो रही है, विकास हो रही है, उससे संबंधित डेटा है। इसमें स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2025, पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 पर्यावरण विषय से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। ऊर्जा भंडारण प्रणालियां, ये बैटरी से संबंधित, मतलब ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के स्टोरेज से संबंधित जो डेवलपमेंट्स है उस पर आधारित। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में ही है। अतिरिक्त टैरिफ 25% का जो टैरिफ है और उससे संबंधित जो न्यूज है। और अंत में प्रधानमंत्री ने ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव उद्घाटन किया है गुजरात में। ठीक है, तो उससे संदर्भ में न्यूज आर्टिकल है। इसके साथ साथ कुछ संक्षिप्त सुर्खियां, ये शॉर्ट न्यूज भी हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी जो पॉपुलरली हम लोग जानते हैं, उससे संबंध में जो न्यूज है। उसका प्रोजेक्ट 17A रक्षा क्षेत्र से संबंधित एक काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ब्राउन ड्वार्फ प्रोग्राम सेल डिवाइल, और इसी तरह से जो कुछ न्यूज हैं। और उसके अंत में सुर्खियों में रहा एक स्थल है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपने पहले जो न्यूज आर्टिकल है, व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा के क्षेत्र में से, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CMSE, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन। तो देखिए, किसी भी देश और अर्थव्यवस्था के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं उसके विकास को के आकलन के लिए और उसको मानव विकास को बताने के लिए। तो यहीं पे भूमिका होती है शिक्षा की। और इसमें अन्य जो इंडिकेटर की बात मैं कर रहा हूं उसमें स्वास्थ्य आप ले सकते हो, उसमें पर्यावरण संरक्षण आप ले सकते हो, उसमें जीवन प्रत्याशा ले सकते हो, मतलब जीवन का स्तर क्या है लोगों में। तो सब में जो है ना, शिक्षा जो है सबसे मूलभूत सुविधाओं में से एक है जो किसी भी देश के विकास का आकलन करने में एक फंडामेंटल फैक्टर के रूप में काम करती है। तो इसीलिए शिक्षा के बारे में सही आंकड़ा निकालना समय समय पर ये किसी भी सरकार का देश में एक महत्वपूर्ण काम होता है, जो कि देश की एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल इसी प्रकार के एक सर्वे से जुड़ा हुआ है जो किसने किया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और वो किसके अंतर्गत कार्य करता है, वो कार्य करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मॉस्पाई, ये शॉर्ट में आप लोगों ने देखा होगा, इसके अंतर्गत। तो क्या है, इसके द्वारा जारी किया गया है CMSE 2025 सर्वेक्षण, समझ गए। और ये इसका कौन सा दौर था, इसमें के द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 80वें दौर के भाग के रूप में आयोजित किया गया, मतलब समय समय पे। एक चीज और महत्वपूर्ण है यहां पे मैं ऐड करना चाहता हूं। जब शिक्षा को मैंने विकास के एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर के रूप में बताया, मानव विकास से जोड़कर बताया, तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं, किसी भी मानव संसाधन को या व्यक्ति को एक संसाधन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक है कि उसमें कुछ उसे शिक्षित किया जाए और उसे हुनरमंद बनाया जाए, मतलब कुशल बनाया जाए। तभी जाके वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक संसाधन, एक पूंजी के रूप में होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं, मानव पूंजी। तो ये पूरा का पूरा जो न्यूज आर्टिकल है, आप इसी मानव पूंजी और ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंध जोड़कर हम लोग देख सकते हैं उसके संदर्भ में, कि जिसमें कि शिक्षा से संबंधित, शिक्षा दिए तो जा रहे हैं, सबसे पहले आवश्यक है अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा दिया जाए। एक तो उसके लिए आवश्यक क्या है, अधिक से अधिक लोगों को का नामांकन करवाया जाए, मतलब इनरोल करवाया जाए स्कूल में। ये सरकार की एक प्राइम जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है विभिन्न स्तरों पे, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकारें हो। एक दूसरा, उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी जाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब शिक्षा से वो क्या सीख रहा है। तो ये सारे आंकड़े हैं। इस तरह से हम लोग शिक्षा के अंतर्गत भी डिफरेंट पहलुओं की जांच करते हैं, तभी हम लोग आकलन कर सकते हैं कि ये मानव विकास में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है कितनी भूमिका अदा कर रही है।
ये सब मैंने आपको इसके संदर्भ के बारे में समझाया, इसलिए कि इसे हम लोग अपने जनरल स्टडीज का जो हमारा पेपर है डिफरेंट 1 to 4 कहाँ यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्टली अगर देखेंगे तो ये डायरेक्टली जीएस पेपर 2 में तो है ही ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण से संबंधित, क्योंकि समाज में अगर न्याय और सशक्तिकरण लाना है तो क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजों को, लैंगिक समानता वगैरह को बढ़ाना होगा। उसके बाद क्या GS3 में इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था में, क्योंकि सरकार के डिफरेंट संस्था और एजेंसियां जो आंकड़े इकट्ठा करती है, किस प्रकार के आंकड़े, सामाजिक और अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक आंकड़ों का इकट्ठा करती है, अंततः जिसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, डिसीजन मेकर्स के द्वारा, उसी के आधार पर योजना का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए काफी आवश्यक है और शोध अनुसंधान के लिए भी इस प्रकार के आंकड़े आवश्यक हैं। सर्वे की बात कर रहा हूं मैं। और GS1 में जहां पे समाज वाला पोर्शन है वहां भी इसकी काफी महत्ता हो सकती है, क्योंकि क्या मैंने बताया, शुरुआत ही मैंने क्या किया, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पहलू है उसके विकास के आकलन के लिए। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा का स्तर क्या है। तो इसीलिए हमने मानव विकास सूचकांक के बारे में सुना है। मानव विकास सूचकांक में इन महत्वपूर्ण आयामों पर बात की जाती है। तो कुल मिला के ये बैकग्राउंड था। हमने यूपीएससी से कनेक्शन देख लिया है, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और बेसिकली क्या है, मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट ये पूरा का पूरा सर्वे हो सकता है। और इसमें जो हाईलाइट किए जाएंगे, उसके अंतर्गत जो सूचनाएं दी जाएंगे, उसको एज ए फॉडर पॉइंट आप आंसर राइटिंग में आप यूज कर सकते हो, अपने आंसर में जो है ना एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और बेसिकली क्या है कि जो CMS जो व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण था, उसमें बताया क्या गया है, इस बार हेडिंग क्या है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के पहलू का ये सर्वे किया गया, वो आधारित क्या था कि स्कूली शिक्षा में, मतलब स्कूल में जितने बच्चे नामांकित हुए हैं, मतलब जितने बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन लिया गया है, इनरोल्ड हैं, उनके परिवारों के द्वारा शिक्षा पे क्या व्यय किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, क्या ये महत्वपूर्ण आंकड़ा हो सकता है बहुत सारे निष्कर्षों को निकालने के लिए। और वो निष्कर्ष, उस निष्कर्ष के आधार पे आगे जो है ना योजना निर्माण किया जा सकता है, पॉलिसी मेकिंग की जा सकती है। इससे तय किया जा सकता है कि शिक्षा हमारे समाज, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे और अर्थव्यवस्था के स्तर पे किस लेवल में है और कितना खर्च किया जा रहा है। तो यही है इसका पूरा का पूरा जो है उद्देश्य, स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्र के परिवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय से संबंधित है। तो इसीलिए जब भी बात आती है इस प्रकार के आंकड़ों की, तो हम लोग दो एंटिटी की बात करते हैं। एक शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे जो मैं आंकड़े बता रहा हूं जो कि मानव विकास से जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या परिवार स्तर पे खर्च कितना हो रहा है या उसकी स्थिति क्या है व्यय में, है ना, व्यय में, और सरकार के स्तर पे, है ना। तो इसलिए हमेशा बात होती है कि बजट के में कितना एलोकेट किया गया। ठीक है, बजट में कितना एलोकेट किया गया, बजट का कितना हिस्सा, जीडीपी का कितना हिस्सा सरकार खर्च कर रही है, और परिवार के स्तर पे। और ये सीधा इंडिकेट क्या करता है कि महंगाई के बाद एक परिवार के पास कितना सफिशिएंट अमाउंट है जो वो शिक्षा पे खर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भविष्य के निवेश के रूप में है, एक परिवार के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए भी, राष्ट्र निर्माण के लिए भी। तो इस तरह से हम लोग, चूंकि मेंस का टॉपिक था इसलिए मैंने इसको बैकग्राउंड को समझाने में थोड़ा डिटेल से समझाया। चलिए अब देखते हैं क्या है कि इस रिपोर्ट की जो मुख्य बिंदु है, की हाईलाइट्स है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या, जब बात आई शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है, पहलू है, तो यहां सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? कि हमने क्या है तय किया, कल्याणकारी राज्य की भूमिका हमने अपनाया। जब हमने स्वतंत्रता पाया और हमने देखा कि जनता के कल्याण के लिए, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी, भुखमरी, समस्याओं से व्याप्त था पूरा राष्ट्र, तो उसको खत्म करने के लिए सरकार की भूमिका को हम खत्म नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ नहीं जा सकते थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ आए और हमने कल्याण को, सर्वोत्तम कल्याण को, और उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो सेक्टर थे, इसमें सरकार की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया। आप देखोगे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह ये काफी पुराने पुराने शहरों, गांवों तक, कस्बाओं तक आपको मिलेंगे।
मतलब भूमिका है। तो सरकारी स्कूलों की भूमिका, सबसे पहला आंकड़ा वही उसी से रिलेटेड है। क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित आंकड़े कहां अधिक है, कहां ये अगर हमें पता हो तो पॉलिसी मेकर्स बड़े आसानी से इस बात का प्रयोग कर सकते हैं कि हमें सरकारी स्कूल के साथ क्या करना है। सरकारी स्कूल का विकास किया जाना है, सरकारी स्कूल को और एक्सीलेंस तक पहुंचाना है, या सरकारी स्कूलों के बदले प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट फंडिंग को, प्राइवेट पार्टीज को ज्यादा मदद करना है। यहां देखिए डेटा, यहां पे देखकर हमें पता लगेगा। इस तरह से मैं लिंक कर रहा हूं चीजों को। देखिए कुल छात्र नामांकन में इनकी हिस्सेदारी क्या है, 55.9%, मतलब आधे से अधिक। तो ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े, काफी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली में महत्वपूर्ण रोल किनका है, सरकारी स्कूलों का। अगर तो क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, अगर शिक्षा व्यवस्था को बदलना है तो सरकारी स्कूलों को बदलना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार ये शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और क्या है कि शहरी क्षेत्रों में क्या 30.1% और 66.6%। स्वाभाविक तौर पे शहरी क्षेत्र में क्या आय का स्तर अधिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक है, और जो जागरूकता भी अधिक हुई, शिक्षा के प्रति डिमांड अधिक हुआ, तो प्राइवेट स्कूलों की संख्या अधिक हुई। तो शहरी क्षेत्रों में 30.1% जो है सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 66% लोग, बच्चे जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। तो सरकारी स्कूलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उसी तरह से व्यय की बात जो की जा रही है, व्यय में क्या है, सरकारी स्कूली शिक्षा पर प्रति छात्र औसत व्यय कितना है, 8,382 रुपए, और शहरी क्षेत्र में कितना है, 23,470। देखो अब बात, हम लोगों ने ये हमेशा सामान्य रूप से, साधारण रूप से अगर देखने पे ये पता चलता है कि सरकारी स्कूल में फ्री शिक्षा है, लेकिन फ्री शिक्षा नहीं, कॉस्टिंग है, सरकार की कॉस्टिंग है, पर स्टूडेंट जो है सरकार का खर्च होता है। किसी भी सरकारी संस्थान में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, या IIT और अन्य संस्थाएं जो सरकार के द्वारा गवर्न की जाती हैं। खैर, कॉलेज लेवल पे तो सरकार का एक खर्च है, तो वो खर्च बताया जा रहा है कि औसत व्यय कितना है, 8,382 प्रति छात्र। ठीक है, प्रति छात्र ग्रामीण क्षेत्र में, और यहीं पे क्या कितना व्यय है, 23,470। मतलब शहरों में जो है ना सरकार का व्यय अधिक है। और इसमें सभी स्तर और सभी प्रकार के स्कूल शामिल है। वही मैंने जो बताया, सभी स्तर और सभी प्रकार के स्कूल। निजी कोचिंग, अब देखिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि निजी कोचिंगों की भूमिका बढ़ी है। निजी कोचिंगों की भूमिका कैसे बढ़ी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लगभग 1/3 छात्र, 27% निजी कोचिंग ले रहे थे शैक्षणिक वर्ष के दौरान, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान। वहीं क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे 25.5 और वहीं शहरी क्षेत्र में 30.7। तो मतलब क्या है, स्कूल के बाद शिक्षा, तो मतलब स्कूल की शिक्षा में कहीं ना कहीं गैप है, इसका मतलब। तो हमने जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की, तो उससे हम लोग निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तो कहीं ना कहीं गैप है। और ये गैप दोनों जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र पे, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है ना, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है। तो कोचिंग इंडस्ट्री और कोचिंग की भूमिका तभी आती है जब स्कूली शिक्षा में या सरकारी संस्थाओं में जो दी जा रही शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण है और जो डिमांड के अनुरूप जो है मिसमैच है, कहीं ना कहीं उसमें गैप है। तो इससे पॉलिसी मेकर जो है ना, इस गैप को फुलफिल करने के लिए काम किया जा सकता है, पॉलिसी लाया जा सकता है। शिक्षा के लिए वित्त पोषण एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि शिक्षा के लिए जो वित्त पोषण किया जा रहा है उसमें 95% छात्रों की जो पढ़ाई का खर्च है वो कौन देता है, कोई और दूसरा व्यक्ति देता है। और उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो है ना सरकार की नहीं है ना, सरकार के सदस्यों के द्वारा, मतलब सेल्फ फंडेड है। ठीक है, और सरकार की कितनी है आप बोलोगे, सरकार की 1.2% जो है पढ़ाई हेतु व्यय का प्रमुख स्रोत सरकारी छात्रवृत्ति थी। तो सरकार की भूमिका यहाँ पे जो है ना कम है, हो रही है, यहाँ पे इसे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे काम किया जा सकता है। तो इस इंडिकेटर को इन मायनों में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के बारे में, जिस संस्था के बारे में हमने बात किया, काफी महत्वपूर्ण संस्था है। और ये महत्वपूर्ण संस्था हमने देखा ही कि किसके अंतर्गत काम करता है, मॉस्पाई। ठीक है ना, ये मंत्रालय का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। और ये काम करता है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आंकड़ों का, है ना, कि महत्वपूर्ण आंकड़ों का चयन, ठीक है, महत्वपूर्ण आंकड़ों का चयन करती है
सर्वे के माध्यम से, और डिफरेंट टाइप के सर्वे करती है, व्यापक सर्वेक्षण समय समय पर। हमने देखा कि डिफरेंट टाइप का सर्वेक्षण कैसा, वार्षिक उद्योगों के लिए, ये श्रम बल से सर्वेक्षण, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसी से हमें पता चलता है कि इसमें महिला कितनी, पुरुष कितने हैं हमारे श्रम बाजार में। और घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, जो डिफरेंट टाइप की जो महत्वपूर्ण संस्था है, क्या इसकी जो नीति निर्माण में क्या इसकी भूमिका नहीं होगी, नीति निर्माण में भूमिका होगी, और भारत सरकार के महत्वपूर्ण आंकड़ों के मतलब डेटा के स्रोत के रूप में ये संस्था काम करती है। और इससे जारी जो आंकड़े हैं या जो रिपोर्ट हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं, हम लोग अपनी परीक्षा में भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न भी इससे संबंधित जो इनके रिपोर्ट्स हैं डायरेक्टली यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज जो है ना प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो विश्लेषणात्मक पहलू हैं उन पे मेंस परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है कि स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट, ठीक है ना, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट 2025, ठीक है ना। ये किससे संबंधित है? ये पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है हमारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित है। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं और इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो इससे पहले हम लोग एक बार सतत विकास की अवधारणा को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। सतत विकास की अवधारणा से हम लोग क्या पता लगाते हैं कि विकास की ऐसी प्रक्रिया या नवीन धारा जिसमें क्या कि संसाधनों की इष्टतम दोहन को ध्यान रखा जाता है और अंधाधुंध दोहन को अवॉइड करने का प्रयास किया जाता है, और पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रख के काम किया जाता है, जिससे कि इन सब का लाभ जो है ना आगे आने वाली पीढ़ी को भी हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग आज की जरूरतों को जो है ना, आज की जरूरतों को छोड़ते हुए, बिना छोड़ते हुए, बगैर उस पर काम करते हुए, मतलब उससे भी कम नहीं करना है हमें, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों को भी आज के संसाधन का, आज के पर्यावरण का लाभ मिलता रहे। तो ऐसी अवधारणा को क्या बोला जाता है? सतत विकास की अवधारणा। इस प्रकार के विकास को इसीलिए दूसरा नाम यह है धारणीय समृद्धि का सिद्धांत भी बोला जाता है, या टिकाऊ विकास का सिद्धांत, जो टिके पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। हवा साफ मिले, जल साफ मिले, संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिले, जिससे कि संसाधनों का दोहन इसी प्रकार से किया जाए जिससे कि आज की भी जरूरतें पूर्ण हो जाए और आने वाली पीढ़ियों को मिलती रहे। तो ये सतत विकास की प्रक्रिया है। ये सतत विकास की प्रक्रिया इसलिए अब हम लोग समझ गए होंगे कि सतत विकास की प्रक्रिया सिंपल सी बात है कि किसी व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष से संबंधित नहीं होगी, बल्कि इसका उद्देश्य किसको संरक्षण करना होगा? पूरा के पूरे ग्लोब को। मतलब ये जो प्लेनेट अर्थ है उसके संरक्षण की बात करेगा, उस पे बेहतरी और उस पे शांति और समृद्धि के लिए काम करेगा। तो यही लक्ष्य था किसका? सतत विकास लक्ष्य का। और सतत विकास लक्ष्य को यूएन के तत्वावधान के अंतर्गत 2015 में जारी किया गया, इन्हीं उद्देश्यों के द्वारा 2015 में 2030 तक के लिए। और इसमें क्या 17 लक्ष्य थे, ठीक है ना, और उसमें उप लक्ष्य भी थे, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। 17 लक्ष्य कैसे लक्ष्य थे? भूखमरी हटाना है, गरीबी हटानी है, स्वच्छ जल और सैनिटेशन का ध्यान रखना है, और क्लीन एनर्जी और वहनीय एनर्जी, मतलब जो एफोर्डेबल हो उस प्रकार की ऊर्जा को सब तक पहुंचाना है। इस प्रकार के 17 लक्ष्य थे, जिससे क्या होगा? अंततः बेहतरी लानी है, शांति, समृद्धि, और पूरे के पूरे जो ग्लोब है, हमारी जो प्लेनेट अर्थ है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। तो यही अवधारणा थी, इसको लेकर सतत विकास लक्ष्य को लाया गया। लेकिन ये जो न्यूज आर्टिकल है इससे संबंधित नहीं है सतत विकास लक्ष्य से। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति के आकलन से संबंधित है कि भाई सतत विकास लक्ष्य तो आ गया, यूएन ने आ गया, यूएन के मंच से बोल भी दिया गया, और जो यूएन के सदस्य राष्ट्र है, मतलब प्रमुख सभी राष्ट्र, काफी अधिक लोग हैं, ठीक है ना, सबको जो है ना टारगेट भी मिल गया कि इस पे आपको काम करना है। विभिन्न क्षेत्रों में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भुखमरी खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, तभी तो ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको काम करना है, लेकिन इसके मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था बनानी चाहिए, इसकी निगरानी के लिए भी कि क्या ये लक्ष्य पूरा करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि लक्ष्य टारगेट क्या है?
30 तक 17 टारगेट है पूरा करना है। तो इसके आकलन के लिए व्यवस्था है, और ये जो स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट है ये दरअसल इसी से संबंधित है कि इसके आकलन में जो विभिन्न माध्यम से किया गया है तो देश क्या कर रहे हैं। तो ये VNR इसलिए लिखा गया स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा, मतलब खुद से स्वयं से किया जाने वाला, किस संदर्भ में, सतत विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने के, प्राप्त करने के संदर्भ में, उस पर प्रदर्शन के संदर्भ में हम क्या कर रहे हैं। और भारत के 2025 की रिपोर्ट क्या है, ये पहली रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये तीसरी रिपोर्ट है। हम देखिए 2017 और 2020, इससे पहले भी ये रिपोर्ट जारी की जा चुकी है कि भारत खुद से ये प्रस्तुत कर रहा है कि हमने ये काम किया है, और ये विश्व के अन्य राष्ट्रों के द्वारा भी व्यवस्था है कि ये काम किए जा रहे हैं। तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंततः हम लोग पॉलिसी मेकर को एक लक्ष्य दे सकते हैं कि ये लक्ष्यों की स्थिति क्या है, ये सफल है, असफल है, या चैलेंजेस अधिक हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। चलिए, ये एसडीजी को लागू करने की दिशा में भारत का दृष्टिकोण, बेसिकली तो भारत का दृष्टिकोण क्या है, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, समग्र सरकार समग्र समाज का दृष्टिकोण। मतलब मैंने बताया कि एसडीजी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है या राष्ट्र विशेष के लिए, बल्कि पूरे के पूरे प्लेनेट अर्थ के संरक्षण के लिए है। तो यहां पे क्या है, जब ये तय कर लिया गया कि एसडीजी लक्ष्यों को लागू करना है, उसे प्राप्त करना है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक गवर्नेंस के डिफरेंट स्तर तक, शासन के डिफरेंट स्तरों में, मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, और चाहे लोकल बॉडीज हो, ठीक है, स्थानीय मतलब पंचायती राज हो, संस्थाएं हो, या नगर पालिका नगर निगम हो, ये सब पे एक इंस्टीट्यूशन के रूप में संस्थागत तौर पे जो है ना, इनका मूलभूत उद्देश्य क्या होगा, एसडीजी को प्राप्त करना, एसडीजी से संबंधित कार्य करना, एसडीजी से संबंधित पहलुओं पर ध्यान देना, और एसडीजी को जो है ना उसके उद्देश्य के अनुरूप उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाना। यही है क्या है, समग्र सरकार समग्र समाज का दृष्टिकोण। और इसमें इसलिए बोला गया है कि इसमें सबकी भूमिका होगी, इन सबकी भूमिका तो होगी, उसके साथ साथ क्या, नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी का भी सहयोग मिला है। इसके साथ सारे स्टेक होल्डर्स इसमें साथ में आएंगे, ठीक है, यहां तक कि जनता की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। इसलिए तो मैंने बोला कि लोकल बॉडीज की भी भूमिका होगी, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे उसका मूलभूत उद्देश्य ये होगा, ठीक है ना, महत्वपूर्ण उद्देश्य। उसी तरह से सरकारी, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, भारतीय राज्य व्यवस्था में काफी इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग सुनते हैं भारत के संदर्भ में, कि हमारी पॉलिटी की एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि हमने भारत की राज्य व्यवस्था को क्या बनाया है, संघवादी, जहां पे डिफरेंट राज्य जो है ना, डिफरेंट राज्य हैं, और सबके अधिकार और कर्तव्य जो कहां दिए गए, संविधान में एक साथ ही, ठीक है ना। तो सब बराबर है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, किन्हीं को कम करके नहीं आंका गया, और सब विकास के रास्ते पे क्या है, मिलकर आगे चलेंगे, यही संकल्पना थी। और उसमें क्या है, अगर मिलकर आगे चले एक दोस्त की तरह, तो हम लोग एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि दोस्त जब मिलकर काम करते हैं तो भले वो अपने फील्ड में कंपटीटर हों, लेकिन क्या जब जरूरत पड़ने पे सहयोगी की भूमिका में होंगे। यही सेम कंसेप्ट यहां पे है कि डिफरेंट राज्य के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और जो जितने भी विकास कार्य किए जा रहे हैं, उस सब में सतत विकास की अवधारणा को प्राप्त करना है, लागू करना है, और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने पे ध्यान देना, और इसमें सहयोग भी लेना है, प्रतिस्पर्धा भी करनी है और सहयोग भी। तो पूरा का पूरा जो सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद है, उसके कंसेप्ट को इससे मिलाया गया है सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। यहां पे एक महत्वपूर्ण दिया हुआ है, क्या इसके लिए, तो राज्यों के बीच में कंपैरिजन होगा ना, ठीक है, तो इसके लिए डेटा होना चाहिए। तो डेटा के लिए एसडीजी इंडेक्स है, नीति आयोग निकालती है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है नीति आयोग, और इसमें विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन, विभिन्न राज्यों और यूटीज के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है, नीति आयोग निकालती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये एसडीजी स्थानीयकरण मॉडल, ये सेम यही था जो हमने बताया था ऊपर से नीचे, ठीक है। तो जब हम लोग जमीनी स्तर तक अगर इस संकल्पना को पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या केंद्रीकृत व्यवस्था से नहीं होगा, मतलब ऊपर से, सेंटर से ही सारी चीजें करने से नहीं होगी, बल्कि क्या डिफरेंट लेवल पर काम करना होगा, शासन के विभिन्न स्तरों पे, शासन के विभिन्न स्तरों पे केंद्र और राज्य तो हमने देख ही लिया, उसके साथ साथ क्या, जिला के अंदर ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स के अंदर पंचायत।
ये बेसिकली क्या है, आपने एक टर्म सुना होगा जनरल स्टडीज में, प्रादेशिक विकास की अवधारणा। यही है प्रादेशिक विकास की अवधारणा। सिंपल, ये क्या होती है प्रादेशिक विकास की अवधारणा? नियोजन की क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड पद्धति है। बेसिकली यही है क्या कि विकेंद्रीकृत, डिफरेंट केंद्र को शामिल किया जाए, छोटे से छोटे। तो इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि स्थानीय स्तर के संसाधनों को, उसकी संकल्पनाओं को और वहां की जरूरतों को जो है ना पॉलिसी मेकिंग में शामिल कर लिया जाएगा। तो होगा क्या, इसमें बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा, मतलब नीचे से कोई किसी चीज को थोपा नहीं जाएगा, बल्कि नीचे से अप्रोच जो है ना पॉलिसी मेकिंग में जो है ना सतत विकास के लक्ष्य को शामिल करने में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, इस संकल्पना को। और ये आसान हो जाएंगी चीजें, क्योंकि स्थानीय संसाधनों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा और स्थानीय स्तर पे जो है ना प्रयास से ही जो है ना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारे पक्षकार काम करेंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण है। ये नवाचार का लाभ उठाना, तो जाहिर सी बात है कुछ भी संकल्पना कितनी भी अच्छी हो, अगर नवाचारी ना हो, नए जमाने के साथ मैच ना करती हो, तो शायद उसकी सफलता जो है महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती, संतोषजनक रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती। और आज के समय में अगर अंतिम व्यक्ति को सरकार की किसी योजना से, सरकार की किसी लाभकारी योजना से, अब जैसे हमने बताया एसडीजी प्राप्त करना है, तो एसडीजी में क्या लक्ष्य था, भूखमरी मिटाना, ठीक है ना, गरीबी मिटाना। तो इसके लिए सरकार बहुत सारी लाभकारी योजनाएं चला रही है। तो क्या बहुत, अगर लोगों के पास क्या बैंक अकाउंट ही नहीं है, लोगों के पास क्या पहुंच ही नहीं है, दुर्गम इलाकों में रहते हैं, तो क्या ऐसे में क्या हम एसडीजी लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो यही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सार्वजनिक अवसंरचना है, जिससे क्या कि टेलीफोन टावर और जो इंटरनेट के टावर्स जो है, इंटरनेट लाइंस, ऑप्टिकल फाइबर्स लाइंस को बिछाना और इंटरनेट को अंतिम विलेज तक पहुंचाना, और यूपीआई जैसी सुविधा जिससे जो है ट्रांजैक्शन आसान हो, वित्तीय ट्रांजैक्शन आसान हो, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस बढ़े, ठीक है। तो इस तरह के जो नवाचारी उपाय हैं वो भी करने होंगे, जिससे कि आवश्यक सेवाएं और लाभ को भी पहुंचाया जा सकेगा और एसडीजी को प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने एक बार नजर मार लेते हैं कि इन सब से संबंधित क्या है कि एसडीजी के जो गोल्स हैं, एक जो कुछ महत्वपूर्ण गोल्स हैं, जैसे कि गरीबी का अंत, इसमें भारत का प्रदर्शन किया है जिस पे बात हो रही थी। और इस सब जो है ना यूपीएससी मेंस में आंसर लिखने में हम लोग यूज कर सकते हैं, इंट्रो में, ठीक है, इंट्रो में या मेन बॉडी पार्ट में। देखिए पहला क्या है कि भारत में चरम गरीबी का स्तर क्या 2011-12 में कितना था, 16.2%। अभी क्या हुआ 2022-23 में 2.3%। तो मतलब क्या कि इतने लोग जो है ना, लगभग 8 गुना लोग जो है ना बाहर आ गए ना। और बाहर आने वालों की संख्या कम नहीं है, 171 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए। बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप इसे कहीं भी कोट कर सकते हो। एसडीजी शून्य भूखमरी, है ना, जीरो हंगर, जिसमें क्या 2004-5 में 204.6 मिलियन टन जो खाद्यान्न उत्पादन था वो बढ़ के कितना हो गया 332.3 मिलियन टन। तो यहां भी पॉजिटिव है। हाँ, एसडीजी 5 में लैंगिक समानता, जो एक महत्वपूर्ण एसडीजी है, स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं के पास जो 45% से अधिक निर्वाचित सीटें हैं, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, स्थानीय निकाय में, पंचायत चुनाव में, नगर पालिकाओं में आप देखोगे महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। तो क्या हुआ, लोकतंत्र मजबूत होगा ना। यहाँ पे इसको जोड़कर देखें, लिखेंगे इसको, जीएस पेपर 2 मैंने बताया, ठीक है ना। लोकतंत्र मजबूत होगा क्यों, तो समाज का कमजोर वर्ग सशक्त होगा, वो राजनीति में आएगा और उसको देखकर उसके जैसे अन्य लोग भी राजनीति में शामिल होंगे। तो यही तो लोकतंत्र का और कल्याणकारी लोकतंत्र का हमारा लक्ष्य था अल्टीमेटली, संविधान में जो हम लोग पढ़ते हैं। तो वहां पे उस बात को कोट करने के लिए, मतलब इस बात को वैलिडेट करने के लिए जब ये बात लिख रहे हो तो इस डेटा का यूज किया जा सकता है, ठीक है, कि हमारे यहाँ 45% महिला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ना स्थानीय स्तर पे महिलाएं हैं आज। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से भी इस आंकड़े को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि शादी की उम्र का मुद्दा जो है, कि कम उम्र में विवाह करने का जो मुद्दा है, उसमें क्या 20 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में बाल विवाह की दर जो है 2005-6 के लगभग 47% थी, तो आज क्या हो गया 23.3%, मतलब आधे हो गई। तो ये सब में जो है ना हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। एसडीजी 6 क्या है, वही स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो ये काफी
पॉपुलर है जल जीवन मिशन के तहत क्या ग्रामीण परिवारों के लिए नल से जल जो पहुंचाया जा रहा है, और वो क्या हो गया है, जल की आपूर्ति 2019 में 17% को थी, अभी कितना है 80%। और SDG 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, और स्वच्छ ऊर्जा में क्या गैर जीवाश्मी ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी कितनी हो गई है 47.37%। तो हमारा पंचामृत लक्ष्य ही है, ये पंचामृत लक्ष्य ही है कि हम लोग 500 गीगावाट तक पहुंचाएंगे, किसे, जो गैर जीवाश्मी ईंधन स्रोत है, नवीकरणीय संसाधन, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, ये सब, इन सब से जो प्राप्त एनर्जी है उसके स्तर को हम लोग पहुंचाएंगे 500 गीगावाट तक। कब तक? 2030 तक। ये पंचामृत प्लान है। और 2070 तक हम लोग जीवाश्मी ईंधन से जो है ना पूरी तरह से कम कर लेंगे, कार्बन उत्सर्जन को खत्म कर देंगे इस तरह से, और जीवाश्मी ईंधन को कम कर लेना है। ये लगातार सरकार का लक्ष्य है, ठीक है ना। SDG 9 उद्योग नवाचार और अवसंरचना, इसमें क्या नवाचार, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सूचकांक है, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 2020 में 48वां था और अभी 39 है, जो सुधर कर 2024 में 39 हो गया, 8 लगभग 9-10 स्थान ऊपर गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है वो है पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6, ठीक है। ये क्या है, इससे किस चीज से संबंधित है, पर्यावरण विषय से संबंधित है, और पर्यावरण विषय में जो कार्बन व्यापार है, कार्बन उत्सर्जन और कार्बन व्यापार, उससे संबंधित है ये न्यूज। और ये अनुच्छेद 6 क्या, पेरिस जो क्लाइमेट समिट हुआ 2015 में, और वो उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 6 था, ये बेसिकली इसमें एक व्यवस्था बनाई जानी है जो कार्बन उत्सर्जन के लिए काम करेगा, और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्बन ट्रेडिंग जो मार्केट प्लेस, एक मैकेनिज्म तैयार करने की बात इसमें की जाती है इस अनुच्छेद में, ठीक है। इससे संबंधित है, मतलब कार्बन व्यापार को बढ़ाना है। और कार्बन व्यापार को क्यों बढ़ाना है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन व्यापार को बढ़ाना होगा, ठीक है। और कार्बन व्यापार को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म हो, एक कार्य प्रणाली हो, एक प्लेटफॉर्म हो। ये हमने देख लिया। अब थोड़ा बैकग्राउंड में समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। हमने एक थोड़ा 2 लाइन में हम लोग समझ लेंगे कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय में हमारे पूरे विश्व कम्युनिटी के लिए, मतलब पूरे प्लेनेट अर्थ के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। और इसके महत्वपूर्ण कारणों में से क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन, या कार्बन या इसी तरह के इफेक्ट करने वाले अन्य ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इसको कम करने के लिए पूरे दुनिया के स्तर पे प्रयास चल रहे हैं, जिसमें यूएन के मन से क्या संस्था है, UNFCCC, ठीक है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हमने सुना है, रियो समिट के अंतर्गत आया 1992 में, और उसके बाद जो डिफरेंट कॉप होते रहते हैं, इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती रहती है। तो पेरिस समिट भी जो है ना इसका एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ठीक है ना। इसी का बाकू समिट हुआ, ठीक, 2024 में अजरबैजान की राजधानी में, ठीक। तो ये हमने देखा है, ये बैकग्राउंड है। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो ये संस्था है, ये काम क्या करती है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो चुनौतियां उभर के आ रही हैं उसके दिशा में, उसको कम करने की दिशा में कार्य करना है। तो इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हमने बताया, कार्बन उत्सर्जन। और कार्बन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है 2 चीज फैक्टर पे काम करना, एक जो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, ठीक, और दूसरा वो जो कार्बन उत्सर्जन कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है, कि वो ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन पे काम कर रहा है और ग्रीन एनर्जी के यूज पे काम कर रहा है, मतलब क्लीन एनर्जी जो है, जो जीवाश्मी ईंधन पे आधारित नहीं है, मतलब गैर जीवाश्मी ईंधन पे आधारित है। मतलब क्या, नवीकरणीय संसाधनों पे। तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि कार्बन उत्सर्जन को अगर कम करना है इस स्तर पे, इस दृष्टिकोण से, मतलब इस स्थिति में, तो हमें जो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है वो जो संस्था या देश या व्यक्ति, उसे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसे रोकना होगा। और रोकने के लिए सबसे पहली बात क्या, हमें एक सीमा तय करनी होगी
कि इसके ऊपर एक सीमा या कैपिंग कि इसके ऊपर आप नहीं कर सकते। मान लिया जाए सीमा 100 टन की हो गई, 100 टन कार्बन उत्सर्जन की, इसके ऊपर आप नहीं कर सकते एक। लेकिन चूंकि ये इन्वेस्टमेंट यहां नहीं कर रहा है इस प्रकार की ग्रीन एनर्जी पे, तो इसका उत्सर्जन लेवल क्या इससे अधिक हो गया। ठीक है, इसके 120 टन हो गए। ठीक, और क्या, लेकिन इस संस्था ने या इस राष्ट्र ने इससे कम किया क्योंकि इन्होंने ग्रीन एनर्जी और नवीकरणीय संसाधनों पे काम किया। तो ये क्या हो गया, इनका उत्पादन कितना हो गया, 80 टन। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन। तो मतलब इस स्थिति में इस संस्था ने या इस राष्ट्र ने सहयोग किया कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विश्व स्तर पे, और इस संस्था ने सहयोग नहीं किया। तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को कम करने के लिए विश्व स्तर पे? तो हमें ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे कि ये जो संस्था है जो अधिक कर रही है अपने लक्ष्य से, उसे प्रेरित किया जाए कि आप भी ग्रीन एनर्जी और नवीकरणीय संसाधनों का यूज करो और आप कार्बन उत्सर्जन को कम करो। ठीक है, और दूसरा इसे क्या होगा, इसे भी लाभ मिलना चाहिए क्योंकि इनका तो इन्वेस्टमेंट हुआ ना। तो ऐसी व्यवस्था कैसे बनेगी, ऐसी व्यवस्था ऐसे बनेगी कि इसने अगर 20 टन कम किया अपने लक्ष्य से, तो उसे क्या किया, क्रेडिट दे दिया जाएगा। कार्बन क्रेडिट इसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, कार्बन क्रेडिट। और इस कार्बन क्रेडिट को तय कर दिया जाए कि इतने टन कार्बन डाइऑक्साइड या जो जीएचजी हैं उनके उत्सर्जन पे, जैसे 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 1 क्रेडिट मान लिया जाए, 1 पॉइंट। तो 20 टन अगर इसने कम कर दिया तो इसे 20 पॉइंट्स मिल गए, जैसे हमें पॉइंट्स मिलता है, तो 20 पॉइंट्स इससे मिल गए। और उस पॉइंट को क्या, ये जो क्रेडिट पॉइंट है कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स, उसका व्यापार किया जा सकता है। अगर ये इसे दे दिया जाए तो उसके लिए एक कीमत तय कर दी जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे कार्बन व्यापार को करने के लिए। तो कीमत तय कर दी जाए तो इससे क्या होगा, ये इसे ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, और इसे ट्रांसफर करने से क्या होगा, इसे लाभ होगा, अतिरिक्त लाभ होगा, इसके पास पूंजी आएगी जिससे मदद मिलेगी, और इसे क्या होगा, ये भी प्रेरित होगा कि अगले वर्ष से इन सब में, इन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे कि वो अपना कार्बन उत्सर्जन कम कर सके। पूरा का पूरा कंसेप्ट यही है कि कार्बन उत्सर्जक जो राष्ट्र हैं उनको कम करना, और जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए जो काम कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करना। और कुल मिलाकर ये क्या है कि यहाँ पे व्यवस्था क्या है, वैसे राष्ट्र जो विकासशील राष्ट्र है, जो गरीब राष्ट्र है, इस दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें फंडिंग करने के लिए इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक व्यवस्था बनाई जाए। तो यही था अनुच्छेद 6। ठीक, अब इसके लिए आवश्यक क्या होगा, इसके लिए आवश्यक ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक सुपरवाइजरी बॉडी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्र के स्तर पे क्या किया जाए, वो सब काम करें उससे साथ मिलके, एक वहां भी संस्था हो सभी राष्ट्रों में। तो यही यहां पे किया गया है। इस पूरे के पूरे का क्रक्स यही है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण, डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी की घोषणा की है, और जो ये क्या काम करेगा, अनुच्छेद 6 के तत्वावधान के अंतर्गत कार्य करेगी, और जो व्यवस्था बनाई जाएगी, जो कार्बन बाजार की कार्यप्रणाली जो है ना बनाई जाएगी। और क्या है, ये 2015 के अनुच्छेद 6.4, तो ये जो है ना आप लोग पढ़ेंगे इसे कि 6.2, 6.4 और 6.8, इसमें 3 अनुच्छेद हैं इसमें। तो काफी विस्तार से जब जाएंगे इस विषय में तो देखेंगे 3 अनुच्छेद हैं जिसमें हम लोग बात यहां पे कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 6.4 की। अभी जो है 6.4 के अंतर्गत ये काम किया गया है, 6.4। और 6.4 क्या है, जो कार्बन व्यापार करना है कार्बन क्रेडिट का, वो क्या राष्ट्र के स्तर पे, किसी व्यक्ति के स्तर पे, कंपनी के स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा बाजार बन जाए जिसके जहां पे ट्रेडिंग हो सके, ये कार्बन ट्रेडिंग हो सके। मैंने बताया राष्ट्र इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं, व्यक्ति और कंपनी। ठीक है, और इस तरह से, और एक इसकी एक संस्था बन जाए, यूएनएफसीसी जैसे बताया गया, एक क्या, एक जो सुपरवाइजरी
ठीक है, सुपरवाइजर बॉडी बन जाए। ठीक, तो यही था पूरा का पूरा अनुच्छेद 6, जिसके अंतर्गत 6.4 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अनुच्छेद 6.4 के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करने के लिए अनिवार्य है। तो यही है, ये प्राधिकरण, यही प्राधिकरण काम करेगा। ये जो डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी है, ये पूरा का पूरा संदर्भ, चूंकि टेक्निकल था इसलिए हमने समय लिया। बाकी आप इस विषय में जब जाएंगे, इस टॉपिक में जो पढ़ेंगे, ये एक स्टैटिक पोर्शन है, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के बारे में हमने लगभग बातें कर ली है। ये क्या है कि देश को स्वेच्छा से आपस में सहयोग करके अपने अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। वही मैंने बताया कि जो लक्ष्य दे दिया गया, टारगेट दे दिया गया, यही है। इसके तहत क्या अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार बनाए गए हैं, और वहां क्या, जहां देश में आपस में कार्बन क्रेडिट्स का व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, एक उपाय के रूप में अनुच्छेद 6.4 किया है। 6.2, 6.4, 6.8 ये आप लोग इसमें देखना है। इसमें 6.2, 6.4 और 6.8 ये भी इंपॉर्टेंट हैं तीनों। यहां पे 6.4 की बात की जा रही है कि इस पेरिस एग्रीमेंट जो क्रेडिटिंग मैकेनिज्म है के रूप में भी जाना जाता है। तो पूरा का पूरा जो कार्बन क्रेडिट जो मैकेनिज्म है, कि जो क्रेडिट देने की बात की जा रही है, जो हमने बात किया, उससे संबंधित है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती से अर्जित जो कार्बन क्रेडिट्स होगा, और उसे क्या एक से अधिक देशों को ट्रांसफर करने या बेचने में सक्षम बनाता है, और इससे उसके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। तो पूरा का पूरा यही बाजार ये बनाएगा, ये एक बाजार और कार्य प्रणाली जिसके द्वारा ट्रांसफर किया जा सकेगा अपने कार्बन क्रेडिट को, और प्रोत्साहित और प्रेरित किसे किया जा सकेगा, जो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा, जो ग्रीन एनर्जी के लिए कार्यरत होगा। ठीक है, जो उसे बढ़ावा दिया जा रहा होगा जहां भी। और कुल मिला के क्या, जो विकासशील राष्ट्र है, मूलभूत उद्देश्य इसका क्या है, पेरिस समिट में ही आप देखोगे तो मूलभूत उद्देश्य ये है, जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो गरीब राष्ट्र हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, उसे फंडिंग करने के लिए, एक्स्ट्रा फंडिंग करने के लिए। तो यही इसका मूलभूत उद्देश्य है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण के बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं कि ये वही संगठन है जिसको किसी देश के द्वारा यह जिम्मेदारी दी गई है जो अनुच्छेद 6.4 से संबंधित परियोजनाओं में भागीदारी को अधिकृत और मंजूरी प्रदान करें। जो भी योजनाएं होंगी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो यही संस्था उसके लिए काम करेगी, मंजूरी देने का काम करेगी। तो मंजूरी देने का काम किस प्रकार के काम में, तो किस प्रकार के काम में, तो वही क्रेडिट से संबंधित, क्रेडिट कैसे दिया जाएगा, कितने कार्बन उत्सर्जन से संबंधित होगा क्रेडिट रेटिंग, और प्रक्रिया क्या होगी। तो इन सबसे संबंधित एक संस्था होनी चाहिए, प्राधिकरण होना चाहिए, ये सब तय करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल ये होगा। ठीक है, उसके तहत गतिविधियां, परियोजनाओं की एक सूची तैयार की गई है जिसमें कि निम्नलिखित हैं। अब देखिए, एक्टिविटी भी तो तैयार की जाएगी, देश के अंदर भी डिफरेंट सेक्टर से निकलने वाला जो कार्बन उत्सर्जन है उनके लिए भी एक सीमा तय की जा सकती है। तभी देश के ऊपर, मतलब देश राष्ट्र के स्तर पे ये पूरा का पूरा जो है ना सामूहिक रूप से जो लक्ष्य तय किया होगा भारत के लिए, तो तभी प्राप्त किया जा सकता है। तो भारत के अंदर फिर क्या किया जाएगा, डिफरेंट सेक्टर जिसे पहचान किया जाएगा कि यहां से कार्बन उत्सर्जन होते हैं, यहां से कम होते हैं, और यहां से अगर होते हैं तो इन्हें प्रेरित किया जाए कि इन्हें कम किया जाए, और जहां से कम होता है उन्हें बढ़ावा दिया जाए, उनको फायदा मिले। तो ये देश के अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए, तभी देश के स्तर पर जो लक्ष्य दिया गया है उसे हासिल किया जा सकता है। तो यही दिया गया है इसमें। देखिए, जीएचजी के समन से संबंधित जो जितनी भी गतिविधियां, समन हमने देखा है जो नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन आदि, इसलिए जो राष्ट्र हैं, जो खासकर विकासशील राष्ट्र, भारत से राष्ट्र जो है ना, नवीकरणीय ऊर्जा में काफी जोर शोर से जो है ना अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वैकल्पिक सामग्रियां क्या है, ग्रीन अमोनिया वगैरह जो काम कर रहे हैं, जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम है। उसके बाद कार्बन रिमूवल संबंधी गतिविधियां, जिसमें कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण जैसी गतिविधियां शामिल है। उसका संरचना क्या होगा, ये वही पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय समिति होगी। बेसिकली ये प्राधिकरण की बात की जा रही है। और कार्य क्या होंगे, उत्सर्जन न्यूनीकरण व्यापार के लिए पात्र गतिविधियों, परियोजनाओं की सूची की सिफारिश करना, और अनुच्छेद 6.4 के तहत परियोजनाओं को अधिकृत करना। तो देश के अंदर जो पूरी की पूरी व्यवस्था बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल बिठाने का काम यही संस्था करेगी, जिसका अल्टीमेटली उद्देश्य यही होगा, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तो कार्बन बाजार के बारे में, कार्बन बाजार एक प्रकार की क्या है, व्यापारिक प्रणाली है जहां ट्रेड किया जाएगा कार्बन उत्सर्जन को और उसके क्रेडिट्स को, उससे प्राप्त क्रेडिट्स को। और वही हमने जो उदाहरण दिया था, 1 टन CO2 के बदले उसको
मान लिया जाएगा, एक यूनिट मान लिया जाए, तय कर लिया जाएगा उसी संस्था के द्वारा जो सुपरवाइजरी बॉडी की बात हमने की। और कंपनियां और व्यक्ति अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्बन बाजारों का प्रयोग करेंगे और जीएचजी उत्सर्जन जो कटौती है, कंपनियों कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं। तो वही है कि एक जो अधिक कर रहा था उससे दूसरा जो कम किया उसने, तो उसे लाभ मिले और इसे हानि हो, जिससे क्या इसे प्रेरणा मिले कि वो ग्रीन एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट करे भविष्य के लिए। तो हम लोग अब चौथे न्यूज में हैं। फोर्थ न्यूज जो आर्टिकल जो है हमारा वो है ऊर्जा भंडारण प्रणालियां, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बेसिकली अगर साधारण भाषा में बोला जाए, जो जहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर और टरबाइन एनर्जी, वेव समुद्री तरंगों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इस प्रकार के जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उनको स्टोर करने के लिए क्षमता चाहिए। इससे संबंधित ये न्यूज आर्टिकल है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं बार बार सरकार के स्तर पे कि नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होने वाली जो बिजली है, जो ऊर्जा है, उसकी मात्रा को बढ़ाना है, हमें अपने पूरे के पूरे एनर्जी बास्केट को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब रूपांतरित चेंज करना है। उसमें सिर्फ जीवाश्मी ईंधन पर आधारित स्रोतों से हम लोग एनर्जी प्राप्त ना करें भविष्य के लिए, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को शामिल करें। तो उसके लिए आवश्यक है कि स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी। तो यही अभी चर्चा में इसलिए है, ये न्यूज आर्टिकल भी उससे संबंधित है कि अभी एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया कि 2032 तक जिस तरह से हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ा रहे हैं, उसके लक्ष्य को पंचामृत प्लान हमने सुना है कि 500 गीगावाट 2030 तक हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना है और तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड की जो है ना टॉप 5 जो है अर्थव्यवस्थाओं में है जहां नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास किए जा रहे हैं डिफरेंट इसमें स्रोतों से। तो अगर इस तरह से जो प्रगति हो रही है तो उसके लिए स्टोरेज क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है और उसके लिए 2032 तक हमें क्या चाहिए होगा कि $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसकी आवश्यकता है। ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल इसी से संबंधित है और उसका कारण हम लोग समझ सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को हमने बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमने सफलता भी अर्जित की है। आज के समय में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है ऊर्जा उत्पादन की, उसमें से लगभग आधे पे हम लोग पहुंच चुके हैं सोलर, विंड एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा और हाइडल एनर्जी, इससे प्राप्त ऊर्जा में। और सब में जो क्रूशियल रोल है किसकी, स्टोरेज प्रणालियों की। मतलब वहां से प्राप्त जो ऊर्जा है उसे स्टोर करके रखा जाए, जिसका प्रयोग कब किया जाए, पीक टाइम में किया जाए। क्यों? क्योंकि जितने भी नवीकरणीय संसाधन मैं नाम ले रहा हूं या अन्य प्रकार के, ये क्या लगातार नहीं है, निर्बाध नहीं, क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित होते हैं मुख्य रूप से। तो इसीलिए आवश्यक है स्टोरेज क्षमता को महत्वपूर्ण बनाना। अब जैसे गाड़ियों में ही अगर इसका प्रयोग किया जाए कार में, तो उसके रिचार्ज के लिए यह आवश्यक है कि बैटरी की क्षमता में विकास किया जाए, तभी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाया जा सकेगा देश में। ये पूरा का पूरा संदर्भ है। तो इससे संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा भंडारण प्रणालियां, ये बेसिकली जो रिपोर्ट है वो किसकी रिपोर्ट है, इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर। ये यूसी बर्कले जो संस्था है उसकी गोल्डमैन स्कूल की एक रिपोर्ट है ये, ठीक है, कि ऊर्जा एवं जलवायु केंद्र की एक रिपोर्ट है। उसके अनुसार यही बोला गया है कि ये जो 500 गीगावाट का जो लक्ष्य है हमारा गैर जीवाश्मी ईंधन से, इसके कारण जो है हम लोगों को अपनी जो क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी है उसे बढ़ाना होगा। उसके बाद क्या, स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत को 2030 तक कितना लगेगा, 61 गीगावाट, और वहीं ये 2032 तक कितना हो जाएगा, 97 गीगावाट। तो और जबकि अभी कितना है, अभी मात्र 6 गीगावाट क्षमता है हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी की। तो हम लोग देख सकते हैं 6 से 97, तो कितना इन्वेस्टमेंट इसे लगेगा। तो इसलिए ये $50 बिलियन जो है ये महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे हमें खर्च करना है कि अगर हम अपने नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो भविष्य में ऊर्जा भंडारण को बढ़ाना होगा, उसकी क्षमताओं को, और लागत में भारी कमी का ये अनुमान लगाया है कि बैटरी स्टोरेज भविष्य में ऊर्जा भंडारण स्किल्स में सबसे बड़ा हिस्सा बन सकता है। तो लगातार इनोवेशन भी किया जा रहा है देश में। तो ये पूरा का पूरा सीन है। हाँ, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे क्या कि जो 6 गीगावाट क्षमता है उसमें भी अधिकतर कहाँ है, पंप हाइड्रो। ये पंप हाइड्रो क्या होता है,
हमने सुना है ये पंप हाइड्रो काफी महत्वपूर्ण है ये सब टर्मिनोलॉजी, कि बेसिकली क्या, ये पहाड़ों पे एक स्टोरेज कैपेसिटी है और यहाँ पे कोई जलाशय, स्टोरेज मतलब यहाँ पे जल को स्टोर कर दिया गया और यहाँ पे पंप लगा उसके माध्यम से यहाँ पे जल को स्टोर पहुंचाया जा सकता है, मतलब ये सुविधा है, कनेक्टेड है। तो वहां से अगर ये जल को लाया गया प्रेशर के साथ और यहाँ पे टरबाइन चलाया जा सकता है जिससे कि बिजली उत्पादन होगा। तो ये बेसिकली ये कहाँ किया जाता है, पहाड़ी इलाकों में, जहां पे पहाड़ी क्षेत्रों में जो जलाशय, प्राकृतिक जलाशय, वहां पे वो वाटर स्टोर होता है वो प्राकृतिक रूप से। तो उसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे भी जहां पे जलाशय हो, इस प्रकार के झील हो, मतलब प्लेन एरिया में और ऊपर भी हो, तो दोनों कनेक्ट कर दिया जाए और ऊपर से पानी को फोर्स से लाया जाए और यहाँ पे टरबाइन चलाया जाए जिससे बिजली यूज किया जाए। तो ये इसी से समझ, तो ये क्या एक बैटरी के रूप में कार्य करेगा या नहीं करेगा, करेगा ये, कि कभी भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसके लिए हमने ये डिस्कस कर लिया। चलिए आगे भी ये आएगा कि ऊर्जा भंडारण प्रणालियां क्या हैं, कि बेसिकली कि नवीकरणीय ऊर्जा से उपलब्ध ऊर्जा को स्टोर करने के लिए हो सकता है और बाद में इस स्टोर को पीक आवर्स में जब वो बाधित हो जाए, मतलब जैसे अगर सोलर एनर्जी की बात की जाए तो सूर्य के एब्सेंट में, ठीक है ना, सूर्य के एब्सेंट में शाम को ढलने के बाद उसका प्रयोग जनरली हम लोग देखते हैं। विंड एनर्जी, इसमें सब में इसकी प्रकृति यही है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में हम लोग ये, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त स्रोत हैं तो उसमें जो है ना निरंतरता की थोड़ी समस्या है, चुनौतियां हैं निरंतरता, तो उसको हमेशा निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी की पे काम करना और उसके विकास करना, उससे संबंधित अवसंरचनाओं का महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भारत में इसका महत्व क्या है, तो भारत में इसलिए महत्व है कि परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में ज्यादा पहुंचाने में। अब क्या है, ग्रिड में, अगर ग्रिड में सप्लाई को निरंतर नहीं दिया गया तो ग्रिड के फेल होने का डर है। ग्रिड हम लोगों ने देखा है कि ईस्टर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड, जो पूरा का पूरा जो सप्लाई आ रही है हमारी घरों में बिजली, पूरे देश को बांटा गया है डिफरेंट ग्रिड में, और उसमें सप्लाई भी जो लगातार बनी रहनी चाहिए और लोड भी हमेशा से ऊपर नीचे किया जाता है, मतलब उसको प्रबंधित मैनेज्ड वे में काम किया जाता है, ना कि वो कभी उसमें सप्लाई है कभी सप्लाई नहीं है। इससे क्या होगा, ग्रिड के फेल होने का डर है। तो यहीं पे काम क्या किया जाएगा, अगर ऐसे स्रोत से हम बिजली प्राप्त कर रहे हैं जो कि निरंतर नहीं है, तो वहां पे क्या उसकी किसकी भूमिका होगी, वहां पे भूमिका होगी, अगर उसे ग्रिड से जोड़ना है, कनेक्ट करना है, तो बैटरी की बड़े पैमाने पे, कि जो सोलर एनर्जी प्लांट से जो बिजली आ रही है उसे स्टोर कर लिया जाए, फिर उसे ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाए। तो इसीलिए सोलर एनर्जी के विकास में काफी विकास किया हमने। सोलर एनर्जी में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का जो मैंने बताया डेटा, उसमें महत्वपूर्ण आंकड़ा लगभग 40% के आसपास सोलर एनर्जी ही है, लेकिन फिर भी उसमें एक चुनौती बनकर ये उभरता है कि उसे ग्रिड से कनेक्ट करना मुश्किल है, और ग्रिड से कनेक्ट करने पे नहीं कर पाने के कारण वो राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अभी यूज नहीं किया जा रहा, मतलब वो स्थानीय स्रोत के रूप में बन के रह गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में वृद्धि करेगा। जाहिर सी बात है, जब स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होगी तो इलेक्ट्रिक वाहन अधिक से अधिक, क्योंकि अभी हमें डाउटफुल हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितनी दूरी तक से, क्यों, क्योंकि हम लोग जो जीवाश्मी ईंधन पे चल रहे हैं उसके रिचार्ज की व्यवस्था जो है ना, हर 10 मीटर पे, हर 100 मीटर पे हर जगह पेट्रोल पंप या हर जगह गैस के पंप हैं, लेकिन इस तरह की सुविधा जो चार्जिंग स्टेशन है उसकी समस्या है। ये भी इसलिए है कि जो बैटरी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, वो कम दूरी तक जा सकते हैं, तो उसको अगर क्षमता को बढ़ा दिया जाए और उसके चार्जिंग की जो समय है उसे कम कर दिया जाए तो इसमें काफी आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। ये ग्रिड की स्थिरता और बिजली की गुणवत्ता को बनाए रखेगी। तो ग्रिड से संबंधित जो हमने कंसेप्ट बताया इससे संबंधित है। नीति और विनियमन संबंधी सुझाव, तो नीति और विनियमन संबंधी सुझाव, जब हमने कंसेप्ट को समझ लिया तो जाहिर सी बात है कुछ मुद्दों पे काम करेगी सरकार। क्या है कि मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में भंडारण को जोड़ना, जो अभी नवीकरणीय योजनाएं चल रही हैं तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें भंडारण को, मतलब उसके भंडारण को, तो इसलिए क्या ग्रिड अवसंरचना की दक्षता को बढ़ाना और विनियामक चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिल सकती है। नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए क्या सह ऊर्जा भंडारण अनिवार्य किया जाना चाहिए, मतलब क्या साथ में, मतलब कोई प्लांट है और उसमें क्या सह
ऊर्जा भंडारण अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो सिंपल क्या, भंडारण की सुविधा जहां पे उसको स्टोर किया जा सके। उसी तरह से अगर इस तरह के प्लांट को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वायबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब फंडिंग की जहां कमी आ रही है उस तरह के प्रोजेक्ट में, तो उस तरह के प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट लगाना होगा ना, स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, है ना, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए। तो क्या हुआ, एक प्लांट है, कोई सोलर प्लांट है, उसमें ईएसएस प्लांट लगाया जाएगा। तो इसके लिए क्या, गैप को फंड करना होगा। तो वीजीएफ जिसे बोला जाता है किसी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, उसी की बात की जा रही है कि स्वतंत्र बैटरी ऊर्जा प्रणाली के लिए मौजूद वीजीएफ योजना को सौर प्लस भंडारण परियोजनाओं में विस्तारित करना चाहिए। तो ये और कुछ क्या है कि घरेलू निर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना होगा घरेलू स्तर पे। जो एडवांस केमिस्ट्री सेल्स है, अनुसंधान एवं विकास के लिए लक्षित है, उसका पीएलआई जैसे काफी महत्वपूर्ण है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, ये सरकार देती है किस चीज के लिए, किसी विशेष क्षेत्रक में किसी विशेष प्रोडक्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कि उससे संबंधित कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, जिससे कि जो उसका उत्पादक है उसको मुनाफा हो, उसके मार्जिन में अधिकता हो, बढ़े उसका मार्जिन। तो उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन है ये, तो वो उसको इस कंसेप्ट को यहाँ पे लागू किया जाना चाहिए। और डिफरेंट भागीदार जो है ना, उनको जो है मजबूत बनाया जाना चाहिए। और पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सप्लाई चेन मतलब अभी हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने सबसे पहले ही बात किया कि लिथियम जैसे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पे आधारित है जैसे बैटरी का निर्माण भारत में। हालांकि बैटरी का निर्माण अन्य स्रोतों पे भी है, लेकिन सबसे पॉपुलर और सबसे महत्वपूर्ण अभी माना जा रहा है लिथियम आयन बैटरी, जो कि संसाधन भारत में है ही ना के बराबर है। अभी कुछ नए स्रोत जो है खोजे गए हैं, डिपॉजिट खोदे गए हैं तो लेकिन सबसे पूरे दुनिया में लिथियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना जैसे कंट्री जो है ना, महत्वपूर्ण स्रोतों को जो है ना अपने पास, संसाधनों का निक्षेप इनके पास है। जैसे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, लगभग 48% निक्षेप उनके पास में है। तो सप्लाई चेन पे हमारी पकड़ नहीं है, तो सप्लाई चेन पे अपने पकड़ को मजबूत बनाना है, जिससे कि नए संसाधनों के स्रोत की खोज देश में, और जो नवीन जो इस प्रकार के संसाधन कहीं बाहर हैं तो वहां से टाई अप किया जाना, जो राष्ट्रीय स्तर पे, द्विपक्षीय स्तर पे उनसे संबंध को बढ़ाया जाना, जिससे कि संसाधन को प्राप्त किया जा सके। यहां पे वही ईएसएस प्रौद्योगिकी के प्रकार, तो सबसे पहला प्रकार हमने यही बताया, यांत्रिक भंडारण, ये पंप हाइड्रो स्टोरेज। हमने बताया कि पहाड़ पे 2 स्टोरेज प्लांट यहां बना दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज। इलेक्ट्रोकेमिकल जो नॉर्मल बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी और लेड एसिड बैटरियां, हाई टेम्परेचर सोडियम बैटरियां, जिंक आधारित बैटरियां, फ्लो बैटरियां, ये सब इसमें प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, कौन कौन से इसमें निम्नलिखित में से जो बैटरी है ईवी के लिए यूज किया जा सकता है या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के स्टोर के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये उदाहरण हम लोग देखेंगे। सिर्फ लिथियम आयन ही नहीं है, थर्मल एनर्जी स्टोरेज इसी तरह से, ताप, जो कभी कोई ऐसे पदार्थ जो गर्म है और तापमान को संग्रहित करके उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें देखिए, अतिरिक्त तापीय ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग, जैसे कि पिघला हुआ नमक, गर्म ठंडा पानी, बर्फ का भंडारण। इलेक्ट्रिकल स्टोरेज, यहां पे क्या, सुपर कैपेसिटर, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो कम समय में ज्यादा बिजली के लिए आदर्श होते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ है बेसिकली, सुपर कैपेसिटर या सुपर कंडक्टिंग, जिसमें एनर्जी का लॉस ना के बराबर होता है। केमिकल स्टोरेज, हाइड्रोजन, बस केमिकल की जो हाइड्रोजन बेस्ड जो आधारित है, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो ये डिफरेंट प्रकार है, हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तो हम लोग इसे देखेंगे, इसे जोड़कर। तो ये साइंस एंड टेक में भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है अमेरिका ने भारत पे अतिरिक्त टैरिफ लगाना। ये अब न्यूज जो है काफी दिनों से चल रहा है, और ये अमेरिका के द्वारा डिफरेंट नेशंस पे जो टैरिफ लगाया जा रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ, पूरे ट्रेड टैरिफ, जो वस्तुएं आ रही हैं उनके यहाँ आयात की जा रही हैं, उन पर टैरिफ लगाया जा रहा है, क्योंकि वो महंगी हो जाए और उनको हतोत्साहित किया जाए। जिसमें भारत में अब पहले 25% तो था ही, एक्स्ट्रा क्या कर दिया गया, 25% था ही, प्लस 25% कर दिया गया। तो हम लोग संदर्भ समझ सकते हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं ये नकारात्मक
कदम है और इसे किससे जोड़ के देखा जा रहा है? इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो टैरिफ लगाया गया है इसका लिंक किससे बताया जा रहा है कि रूस से जो भारत की नजदीकी और जो भारत से व्यापार है, किस चीज का? रक्षा एम्युनिशन, जो डिफेंस जो इक्विपमेंट्स वगैरह है, एम्युनिशन हथियार वगैरह है, और तेल का जो व्यापार किया जा रहा है बड़े पैमाने पे, उससे अमेरिकी सरकार सहमत नहीं है और उस पर लगाए, उससे जोड़कर देखा जाए। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध और जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की अर्थव्यवस्था, उससे जोड़कर इस न्यूज को हम लोग देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। अतिरिक्त टैरिफ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या 25% अतिरिक्त टैरिफ लग गया, मतलब हमारा सामान जो है पहले की तुलना में महंगा होगा। तो महंगा कौन सा सेक्टर होगा? सभी सेक्टर कि वही सेक्टर जिसका एक्सपोर्ट हम लोग अमेरिका को कर रहे हैं। कौन कौन से सेक्टर? जैसे आप देखो, वस्त्र उद्योग से संबंधित जितने भी उद्योग हैं, वस्त्र उद्योग से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं वो, दूसरा जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग, उसके बाद क्या जो मरीन जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सी फूड्स वगैरह हैं, वो लेदर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं और इस तरह की जो इंडस्ट्री हैं उन पे भारी आघात पड़ने वाला है। और तो इसलिए, और ये कितना होगा? ये 2/3 हिस्सा जो अमेरिका को हम लोग निर्यात करते हैं उसका 2/3 हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा होगा। और उससे क्या, और ये कब लगाया गया है? ये तब लगाया गया है जब हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, हमारा भारत अमेरिका 2+2 इंटरसेशनल डायलॉग। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, इसके बारे में कि 2+2 डायलॉग जो है भारत और अमेरिका संबंधों में काफी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है, जिसमें कि 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री जो है ना आपस में बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे और आगे अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने में, जिसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। और वो अभी 26 अगस्त को चल रहा है, जब उसके बीच में ये 25% टैरिफ लागू हो गया। तो वहां पे क्या रक्षा, और उसके अंतर्गत क्या, एक बार बात कर लेते हैं कि उसके अंतर्गत हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? रक्षा सहयोग को बढ़ाना में सहमति व्यक्त की है। अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदार के लिए एक नए 10 वर्षीय फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर करना शामिल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जब साथ में चल रहा है तब ये 25% टैरिफ लगाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो काफी यूनिक समय से हम लोग होकर गुजर रहे हैं इतिहास में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से, जो उठापटक के दृष्टिकोण से देखा जाता है। भारत उच्च टैरिफ के प्रभाव, अब वही जो प्रभाव हमने देखा कि निर्यात जो है कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। क्यों? रिसर्च, ये एक संस्था है ग्लोबल रिसर्च ट्रेड इनिशिएटिव, का अनुमान है कि अमेरिका को किया जाने वाला जो निर्यात है कितना था 2024-25 में? 87 बिलियन। वो घटकर कितना हो जाएगा? ये 49.6 बिलियन हो सकता है। ठीक, उसके बाद क्या सर्वाधिक प्रभावित उद्योग हमने देख लिया, क्या है? रत्न आभूषण, वस्त्र परिधान, झींगा पालन, ऑटो पार्ट्स, सी फूड हमने देखा, ऑटो पार्ट्स हमने एक ये पे छोड़ा था, यहाँ पे ऑटो पार्ट्स भी काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, कंपीट नहीं कर पाएंगे हम लोग, किससे? कि हमारा प्रोडक्ट तो महंगा हो गया, लेकिन दूसरे जो प्रोडक्ट है जिसपे टैरिफ नहीं लगाया गया अमेरिकी सरकार के द्वारा हमारे जितना, और वो सस्ता प्रोडक्ट पहले से ही बना रहे थे, जैसे वियतनाम, बांग्लादेश के प्रोडक्ट, जो खास करके जो इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें हमें प्रतिस्पर्धा देते आए हैं, उनके सामने हमारा प्रोडक्ट जो है ना कंपीट नहीं कर पाएगा क्योंकि महंगा हो जाएगा। तो यहां पे वियतनाम, बांग्लादेश वियतनाम, बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे देश को जो है ना के मुकाबले में, निर्यात के मुकाबले में हम अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। विदेशी प्रवाह क्या है? अब जब विदेशी बाजार व्यापार ही रुक जाएगा, निर्यात ही हमारा कम हो जाएगा, तो बाहर से आने वाला जो मुद्रा है उसका फ्लो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं। आगे की राह क्या है? आगे की राह में 2-3 तरीके से देख सकते हैं कि जो उद्योग है, खास करके कौन से उद्योग पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? जो एमएसएमई है, जो लघु मध्यम लेवल के जो है, जिनके पास जो पूंजी है उसकी मात्रा कम है और उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर कम है, क्षमता कम है, तो उनको सरकार के द्वारा क्या किया जाना चाहिए?
हर तरीके से मदद की जानी चाहिए। जैसे ब्याज समकारी योजना, मतलब कुछ ब्याज माफ कर दिया जाए, जो निर्यात पे जो पैसा लिया जाए, निर्यात ऋण प्रदान करना, ठीक है। और उच्च ब्याज दरों के, मतलब सस्ते ब्याज दरों पे लोन दिया जाए निर्यात करने के लिए। एक दूसरा, लक्षित क्रेडिट लाइन शुरू करना, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट जो पहचान ली जाए कि ये ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड है इस टैरिफ से, 50% टैरिफ से, तो उसे पहचान लिया जाए। कौन कौन से देख रहे हैं हम, झींगा, परिधान, आभूषण, हस्तशिल्प और उच्च प्रभाव वाले उद्योगों के लिए इनको क्रेडिट दे दिया जाए कि आपके पास इतना। तो इससे क्या होगा, इनकी वित्तीय स्थिति जो है सुधरेगी, बनी रहेगी, वो कम नहीं होगी, ठीक है। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को बढ़ावा देना हर तरीके से। अब देखते हैं रोड टेप और रॉस सीटीएल, यहां पे यही रिमिशन है किस चीज का, जो टैरिफ है और जो टैक्सेस हैं उनका रिमिशन है। ये भी उसी तरह से जो सर्विस है, जो चार्जेस लिए जाते हैं, दोनों को कम कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि तरलता बढ़ाई जा सके, उनके पास जो पूंजी है बढ़ाई जा सके और बाजार विविधीकरण की गति मिल सके, साथ ही क्षेत्रक विशिष्ट व्यापार मिशनों को नेतृत्व किया जा सके। ये पूरा का पूरा क्या है कि हमने यहाँ पे दो चुनौतियां देखी हैं कि एक पूरा का पूरा सेक्टर प्रभावित हो सकता है और कुछ सेक्टर में कुछ प्रोडक्ट प्रभावित हो सकते हैं। तो दोनों चुनौतियों को हम लोगों को सामना करना पड़ा, तो हम लोग दोनों को टारगेट करते हुए अपनी योजनाओं को सरकार के द्वारा हम लोग लागू कर सकते हैं। अब जैसे यहां पे यही दिया जाए, कपास, चमड़ा, रत्न जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल पे सरलीकृत विनियामक प्रक्रियाएं और युक्ति संगत शुल्क लगाया जाना चाहिए। तो यही है विविधीकरण किससे संबंधित। चलिए, अंतिम जो आज का न्यूज आर्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी से संबंधित है, ग्रीन मोबिलिटी से संबंधित। मतलब क्या, हमने कार्बन उत्सर्जन से संबंधित अभी न्यूज देखा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। क्यों कम करना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं और उसके जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, जैसे उसके महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव में क्या हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अगर उसको कम करना है तो हमें समाज और अर्थव्यवस्था में डिफरेंट लेवल पे काम करना पड़ेगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्य क्या, हमने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत देखा। और नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, अगर इसके लाभ को लेने के लिए हमें आवश्यक है कि इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए डिफरेंट जगह पे, जहां पे हम लोग सबसे पहले क्या, जीवाश्मी ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस यूज किया करते थे। तो इसमें सबसे बड़ा सेक्टर क्या है, परिवहन क्षेत्र। और परिवहन क्षेत्र में क्या, इसलिए आवश्यक है कि नवीकरणीय ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार, जो बैटरी आधारित, वही स्टोरेज क्षमता को भी इसलिए हमें बढ़ाना है। उसमें हमने देखा है एक लाभ के तौर पे क्या, एक महत्वपूर्ण लाभ क्या था कि स्टोरेज क्षमता को, अगर हमने स्टोरेज प्रणाली को अगर बढ़ाया हमने देश में, तो उससे क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक की उत्पादन और उसके संचालन को हम लोग बढ़ा सकेंगे बड़े पैमाने पर। तो ये जो न्यूज आर्टिकल है इसी संबंधित है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी गुजरात में, कहां पे, गुजरात के हंसलपुर में, यहां पे क्या किया, ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव का उद्घाटन किया है। ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव, जहां पे जो इलेक्ट्रिक कार से संबंधित, उत्पादन से संबंधित जो प्लांट्स वगैरह हैं उससे संबंधित। किसका प्लांट है, ये प्लांट है सुजुकी, सुना है हमने, मारुति सुजुकी। भारत में निर्मित पहली वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन है, BEV, ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखा जाए। और ई विटारा, एक जो काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है विटारा, ठीक है, उसका ई विटारा को हरी झंडी दिखाएगा। इसके उत्पादन को देश में उत्पादन किया जाएगा और इसको 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा, भारत में बना के। तो भारत के लिए ई मोबिलिटी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे भारत के जो प्रतिस्पर्धी और या जो महत्वपूर्ण जो प्रतिस्पर्धी देश हैं, जैसे चीन जो महत्वपूर्ण पड़ोसी है, उसका इस क्षेत्र में दुनिया में जो है सबसे ऊपर है, सबसे लीडिंग कंट्री है। उसकी महत्वपूर्ण कंपनियां जो है दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन करने में और जो बैटरी के उत्पादन करने में, डिफरेंट इससे संबंधित जो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित जो है ना वहां पे लीडिंग स्टेज में है। तो इससे अगर कंपीट करने के लिए भारत को भी इस प्रकार के जो उत्पादन है और इस प्रकार के
जो प्रोजेक्ट है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कि एक और प्रधानमंत्री ने क्या गुजरात में टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन किया है। ये टीडीएस वही है, तोशिबा और जो सुजुकी वगैरह है, इनका सबका जो है ना मिलकर इन्होंने बैटरी के उत्पादन के लिए एक प्लांट लगाया है, और जो ये यहीं पे इन्हें ही सप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे कार निर्माता है देश के अंदर। तो ये काफी जो हाइब्रिड जो है ना जो प्रयोग है, काफी अच्छा प्रयोग है, तो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। और ये सुनिश्चित होगा कि 80% ज्यादा बैटरियां का निर्माण अब भारत में ही होगा। इन सारे जो बातें हुई, इन सब से यही सुनिश्चित करना है कि जो बैटरी जो है बाहर से नहीं लेना, उत्पादन हम लोग यहीं करेंगे। तो इससे क्या हमारी क्षमता बढ़ेगी ई मोबिलिटी के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग के लिए, और परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन को घटाने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। चलिए बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में देख लेते हैं। क्या है ये बैटरी संचालित, पूरी तरह से बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन पे चलते हैं। मतलब क्या, ड्राइव ट्रेन का मतलब क्या समझते हैं, जो ये पूरा का पूरा फ्रेम देखते हैं हम लोग, इस तरह से फ्रेम रहता है और यहाँ पे कुछ ऐसे लगी जाती है बैटरियां इस तरह से। ये पूरा का पूरा जो ड्राइव ट्रेन है, यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ जो इसे बिजली दे रहा है और वो मूव करती है, यही होता है इस पूरा का पूरा सिस्टम। तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन पे चलता है ये, यही बताया जा रहा है इसमें, जिसको कि डायरेक्ट क्या बिजली से प्लग कर दिया जाएगा, बोर्ड से प्लग कर दिया जाएगा और चार्ज कर सकते हैं, यही इसका मतलब है। ठीक है, और क्या मुख्य घटक क्या है, इसीलिए क्या इलेक्ट्रिक मोटर होगा, एक इन्वर्टर होगा जो डायरेक्ट जो जहां पे हम चार्ज के लिए लगा रहे हैं उसे कन्वर्ट करेगा, बैटरी होगी, कंट्रोल मॉड्यूल होगा और ड्राइव ट्रेन होगी। ठीक है, जो ड्राइव पैनल होता है बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी कार का। और कार्य सिद्धांत क्या है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, बिजली को क्या डीसी से किस में चेंज करना होगा, एसी में चेंज करना होगा, में बदला जाता। तो ये पूरा बेसिक एक इसकी प्रक्रिया है, इसके बारे में भी हमने जान लिया। चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियां सबसे पहली चुनौतियां यही है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, परिचालन संबंधी समस्या क्या कि सीमित ड्राइविंग रेंज और अपर्याप्त चार्जिंग अवसंरचना। वही सीमित ड्राइविंग रेंज मतलब एक बार चार्ज में आप 200-300 किलोमीटर या इससे भी कम आप जा सकते हो। उसके बाद क्या, उसके बाद भी हमें आवश्यक है कि बड़े पैमाने पे रखने के लिए कि उसके बाद भी हमें चार्जिंग स्टेशन मिल जाए, हर जगह पे मिल जाए। ये तो आवश्यक नहीं है ना कि वहां पे हो ही, यहाँ पे खत्म हो। तो इसलिए देश के प्रत्येक कोने में इसकी पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाना चाहिए, इसके वितरण को बढ़ाया जाना चाहिए। अपर्याप्त जो चार्जिंग स्टेशन है, ईवी की शुरुआती लागत जो है ज्यादा है। आज अभी भी देखोगे, कभी भी देखोगे इसकी लागत अधिक है, क्योंकि 40% तो बैटरी का ही मूल्य है। तो इस लागत को समय के साथ कम किया जाना चाहिए, समय के साथ कम किया जाना चाहिए। कैसे, जैसे बैटरी की लागत को कम किया जाएगा। बैटरी की लागत को कैसे कम किया जाएगा, वही एनर्जी सिस्टम पे, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे काम करके डिफरेंट टाइप के जो बैटरी के उत्पादन के लिए जो सप्लाई चेन है उस पर भारत के द्वारा पकड़ बना के तभी उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकेगा। अभी हम अधिकतर चीजें बाहर से लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी भी, संसाधन भी, तो उसके लिए वो चीजें महंगी हैं। पर्याप्त जागरूकता की भी कमी है। जो विभिन्न पक्ष है, जो उपभोक्ता पक्ष है, जो उसे यूज करने वाला है, उसमें भी ईवी के प्रति जो है ना उसके फायदे, लाभ और नुकसान जो है ना के प्रति जो है जागरूकता का अभाव है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं, ये अगर इसे बढ़ावा दिया जाए तो कुछ पर्यावरण किसके लिए, किस उद्देश्य से बढ़ावा दिया जा रहा था, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि पर्यावरण संबंधी चिंताएं इसमें नहीं है। इसका जो बैटरी अपशिष्ट है, ये क्या, इसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो पर्यावरण को बड़े पैमाने पे जो है ना हानिकारक हो सकते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जो खराब कर सकते हैं। तो बैटरी अपशिष्ट का बड़े पैमाने पे बनना, जैसे कि ई अपशिष्ट, आज पिछले 20 सालों में ई अपशिष्ट की मात्रा में इतनी वृद्धि हो गई कि अब बहुत बड़ी समस्या के रूप में वो उभर रहे हैं। हाँ, मतलब कि जब से ई क्रांति, डिजिटल क्रांति हुई है, मतलब आप जो भी गैजेट, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं तो इससे ई अपशिष्ट में बढ़ा। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूज करेंगे, कार यूज करेंगे, बस यूज करेंगे, ट्रक यूज करेंगे, तो इस तरह के बैटरी की संख्या बढ़ेगी, वेस्ट की संख्या बढ़ेगी और उसके पुनर्चक्रण से संबंधित जो क्या होगी, चैलेंजेस आएंगे। और चैलेंजेस उससे संबंधित अवसंरचना की कमी है देश में, और उससे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसे किया जाना चाहिए, यही चुनौती है।
मौजूदा बिजली ग्रिड पे दबाव, मौजूदा बिजली, ईवी चार्जिंग की बढ़ती मांग, तो ये अतिरिक्त मांग होगा ना, अभी तो मांग जितना है ही, उसके साथ साथ ये अतिरिक्त मांग होगा। तो क्या है, हमें यहाँ पे काम करना होगा, जो हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है वहां पे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। अभी तक ये पूरा का पूरा जो वाहन, जो कार, बस, ट्रक थे, ये सब किससे चल रहे थे, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस से चल रहे थे। ये सब कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये सब इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएंगे। और इस पे ये अभी कहाँ शिफ्ट हो रहा था, अभी कहाँ खर्च हो रहा था, हाउस होल्ड पे, इंडस्ट्री के लिए, अभी ये डिफरेंट यूज के लिए हो रहा था। तो इसमें प्लस क्या हो जाएगा, ये वाहन, ठीक है ना, ये कार, बस, ट्रक, ये शामिल हो जाते, ये अतिरिक्त भार होगा। तो जिससे जिसका भार किस पे पड़ेगा, मौजूदा ग्रिड पे दबाव पड़ेगा। तो चार्जिंग की बढ़ती मांग के कारण तो ये भी एक चुनौती बनकर उभर सकती है भविष्य के लिए, ठीक है। अब जरूरी कदम क्या है, जरूरी कदम ये है कि फाइनेंस की आवश्यकता होगी। फाइनेंस की आवश्यकता, जैसे हमने पहले के न्यूज में भी देखा कि बैटरी की लागत को वाहन की लागत से अलग करना, ठीक। उसके बाद क्या, ई ट्रकों, ई बसों के लिए पूंजी लागत घटाने के लिए एक मिश्रित कोष बनाना। ई ट्रक और ई बस क्यों महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे कि देश का जो महत्वपूर्ण रूप से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और जो पब्लिक कन्वेंस है, जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम है बस, अगर हमने बढ़ा दिया, तो जहां जहां यूज कर रहे हैं हम लोग जीवाश्मी ईंधन, पेट्रोल, डीजल, वो कम किया जा सकता है। तभी हम लोग, ये महत्वपूर्ण सेक्टर है जहां पे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। नई बैटरी प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया, वही इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाना, तभी हम कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। चार्जिंग अवसंरचना को कि रणनीतिक विस्तार, रणनीतिक विस्तार मतलब क्या, कि ध्यान देकर डिफरेंट लोकेशन पे और डिफरेंट जगहों पे उसको लगाया जाए, जिससे क्या है कि बड़े पैमाने पे क्या, कि उसकी व्यवहार्यता का उचित मूल्यांकन के बाद इसका विस्तार किया जाना चाहिए। मतलब जहां आवश्यक है, जहां कम्युनिटी रह रही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम्युनिटी रह रही है और उसे बना दिया गया कहीं और 5 किलोमीटर दूर, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए क्या, व्यवहार्यता मतलब क्या, कि इसे स्थानीय स्तर पे इसे प्लानिंग की जानी चाहिए। मतलब सोसाइटी है, कोई सोसाइटी के अंदर लगाया जाए, कोई बस स्टेशन है, कोई पब्लिक स्पेस है, जैसे कि मॉल हो सकता है, कॉलेज, ये एजुकेशन सेंटर, हब वगैरह हो सकते हैं, वहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्लेस है या सर्कल है, वहाँ लगाया जा सकता है। इस तरह से जो है ना, आप उसे चार्जिंग स्टेशन को जो है ना रणनीतिक तौर पे जो है ना लगाया जाना चाहिए शुरुआती दौर में, और उसका जब इसका विस्तार हो जाए तो उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब भारत में ग्रीन मोबिलिटी से संबंधित कुछ पहले हैं, तो कुछ पहलों में क्या, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना। अब बेसिकली इसमें यही है कि इसमें क्या, उत्पादन में तेजी लाना है इलेक्ट्रिक वाहनों का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना में से है। उसके बाद क्या, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना, फिर से पीएलआई आ गया, विशेष प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाना, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है जो इससे संबंधित, इस क्षेत्र से संबंधित। उसके बाद पीएलआई योजना है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। तो पीएलआई का फायदा किसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, बैटरी स्टोरेज के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा ये, जिसमें कि आधुनिक बैटरी के उत्पादन में बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। नीति आयोग द्वारा भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लाया गया। अब ये इंडेक्स नीति आयोग का, हमने एक एसडीजी इंडेक्स देखा था, ये दूसरा इंडेक्स देख रहे हैं हम लोग। ये काम क्या करेगा, इसका इस्तेमाल क्या होगा, कि जिसका इस्तेमाल ये जानने और मापने के लिए किया जाता है कि अलग अलग राज्यों, वही राज्यों का प्रदर्शन क्या है, कि राज्यों के स्तर पे, स्थानीय स्तर पे क्या प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ राज्य आगे तो नहीं निकल रहे हैं और कुछ राज्य जो है ना शिथिल तो नहीं पड़े हुए हैं इस स्तर पे। अगर पूरे देश में अगर इसका विकास करना है तो पूरे देश में सभी पक्षकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण पहले हैं। अब हम लोग आज के अन्य सुर्खियों, शॉर्ट न्यूज को देखते हैं। सबसे पहली शॉर्ट न्यूज के एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से संबंधित है। पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और उससे संबंधित जो कानून है उसको लागू करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संस्था देश में। और इससे संबंधित जो न्यूज है, क्या न्यूज है, कि एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट में कथित पर्यावरणीय उल्लंघन के एक मामले में, जो कि धन शोधन निवारण अधिनियम से संबंधित था, पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित था। ईडी का जांच का आदेश देने के लिए एनजीटी की कड़ी आलोचना की है। इसमें हुआ क्या कि आलोचना करते हुए से कानून का उल्लंघन और अपने अधिकार क्षेत्र से परे बताया, यही मामला है।
कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित पर्यावरणीय उल्लंघन के मामले में, तो ये मामला अलग था। तो इसका उद्देश्य हम लोग समझ सकते हैं कि इनका स्थापना का उद्देश्य ये था कि पर्यावरण संरक्षण, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों का प्रभावी एवं त्वरित निपटारा करना, ये था। तो ये संदर्भ इससे जोड़कर देख सकते हैं। 2010 में इसकी स्थापना की गई और 2010 में स्थापना करने के बाद जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया यहाँ महत्वपूर्ण है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे क्या फैसले निर्णय लिए जाते हैं, उस प्रक्रिया में जो परंपरागत जो न्यायालय की प्रक्रिया है, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा जो है अपनाया के ही फैसला लिया जाता है, वो उसके लिए यहाँ बाध्य नहीं है, बल्कि ये किससे चलते हैं, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से चलते हैं ये न्यायालय, ठीक है ना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। एक हो गया। उसके बाद क्या, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, इससे संबंधित जो फैक्ट है, फैक्चुअल पॉइंट है कि अन्य 4 पीठ है। और क्या एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है, किसी आवेदन के लिए टाइम फिक्स्ड किया गया है, इससे संबंधित 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास करना अनिवार्य है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि पर्यावरणीय क्षेत्र से संबंधित जो मामले हैं उसका त्वरित निपटान करना, उसे विशेषीकृत रूप से देखना एक विशेष संस्था के द्वारा जो उसी के काम के लिए बनी है उसके द्वारा, और प्राकृतिक न्याय को उस पर ध्यान देना, तो पर्यावरणीय और सतत विकास के लक्ष्य की ओर देश को बढ़ाने का काम करती है। देखिए, एक रक्षा क्षेत्र से संबंधित न्यूज है, प्रोजेक्ट 17A। बेसिकली क्या है प्रोजेक्ट 17A, ये जहाजों का एक बेड़ा हम लोग समझ सकते हैं। क्या है, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापट्टनम के तट से इनको शामिल किया गया नौसेना में। ये क्या है, मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट्स, ठीक है ना, जहाजी बेड़ा के रूप में इसे समझ सकते हैं। ठीक, INS उदयगिरी को किसने बनाया है, INS उदयगिरी को बनाया गया, अपने कंपनी का नाम सुना है हमने, हाँ, ये मझगांव डॉक, ठीक, ये इसने बनाया है। और ये गार्डन रिच जो शिप कंपनी है वो इसे बनाया है हिमगिरी ने, INS हिमगिरी को। ये भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ बनी, दोनों कंपनियां काफी महत्वपूर्ण है, सरकारी उपक्रम है भारत सरकार की, ठीक है। और ये बेसिकली ये क्यों किया गया है कि बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म है, और बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म मतलब सेना को आधुनिकीकरण की ओर बढ़ावा देना और विभिन्न प्रकार के युद्धों के लिए तैयार करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्या है व्यवस्था कि ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से सतह हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, रैपिड फायर से प्रणाली से शामिल है। तो सेना, देश की सेना के आधुनिकीकरण और उसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से ये न्यूज काफी महत्वपूर्ण है। ये क्या है, 3GPP, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो बेसिकली क्या, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्या है कि भारत ने पहली बार 3GPP के रैन, रेडियो एक्सेस नेटवर्क मीटिंग्स में मेजबानी की है, जिनका फोकस क्या 6G स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण पे है। तो बेसिकली पहली बार ये लिया गया भारत के द्वारा। ये क्या है, इस बैठक की मेजबानी टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया द्वारा की जा रही है। भारत की तरफ से कौन जा रहा है, ये संस्था। संस्थाओं को नोट कर लेंगे, ये न्यूज काफी फैक्चुअल है, लेकिन इसमें बस इस क्षेत्र से संबंधित जो डेवलपमेंट है ये से हमें समझ में आ रहा है। ये क्या है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 1998 में 3G मोबाइल मानकों के विकास हेतु किया गया था, यही है, ठीक है। और कार्य क्या है कि वैश्विक निकाय है जो कि मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी जो 3G से लेकर 5G तक और अब जो 6G तक की बात की जा रही है उसके स्पेसिफिकेशन से, मतलब उसके एक एक पार्ट से संबंधित जो तकनीकी है उसके विकास से संबंधित है ये। और 3GPP द्वारा विकसित स्पेसिफिकेशंस या विनिर्देश को वैश्विक मोबाइल नेटवर्क के रूप में जो आधारशिला के रूप में कार्य करता है। तो मतलब विश्व स्तर पे जो ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी उसके डेवलपमेंट से जोड़कर हम इसे देख सकते हैं। अब चलिए, एक यूनिवर्स से संबंधित क्या है, ब्राउन ड्वार्फ। ये क्या है, अभी बस ये न्यूज ये है कि मिल्की वे में क्या एक जो है UPM J10403551 आप बाब नामक एक दुर्लभ, नाम याद करने में समस्या नहीं, ये नहीं पढ़ना है इसे, एक दुर्लभ क्वाड्रुपुल स्टार सिस्टम मिला है। सिंपल ये समझेंगे कि ये स्टारों की क्या है, एक जीवन, तारों का क्या है, एक जीवन काल होता है कि तारों का निर्माण होता है गैसों के गोलों की तरफ रूप में, और उसके बाद जैसे जैसे उसके केंद्र में ईंधन की
की कमी पड़ती जाती है वो एक गैस के गोले के रूप में खत्म होता जाता है। तो इसलिए तारों का जीवन काल होता है। तो उसी काल में एक महत्वपूर्ण ये स्थान है, हम लोग देखेंगे, ये ब्राउन ड्वार्फ्स के बारे में लिखा है यहाँ पे, जो तारों की तरह गैस और धूल के बादलों के गुरुत्वीय संकोचन से बनते हैं। लेकिन इसमें क्या, हाइड्रोजन, लगातार हाइड्रोजन संलयन बनाए रखने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं होता। मतलब ये अंतिम स्टेज में आता है, ये जहां पे क्या कि हाइड्रोजन संलयन, यही है ना, नाभिकीय संलयन से जहां दो हाइड्रोजन के अणु जब मिलते हैं तो उसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी से तो सूर्य में भी, हमारे सूर्य में भी तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य भी क्या है, एक स्टार है, ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब ये खत्म हो जाएगा, यही है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विफल तारा कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। इसका वायुमंडलीय विशाल गैसीय ग्रहों जैसे बृहस्पति से मिलता जुलता है, क्योंकि गैस भी है। और उसके बाद के ग्रहों ब्राउन ड्वार्फ्स के बीच मुख्य अंतर इनके द्रव्यमान और ड्यूटेरियम संलयन की क्षमता में। ब्राउन ड्वार्फ्स ड्यूटेरियम संलयन कर सकते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं कर सकते। ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक जो इसमें दो होते हैं, ठीक है ना, ड्यूटेरियम। प्रोग्राम सेल क्या, रिवाइवल, ये एक जैविक प्रक्रिया से संबंधित, ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित क्या है, सीसीएमबी की वैज्ञानिक टीम ने एक प्रोग्राम जैविक प्रक्रिया का पता लगाया है। प्रोग्राम वो क्या करती है, कोशिकाओं को लगभग मृत्यु की स्थिति में वापस लौटा सकती है, जिसे प्रोग्राम सेल रिवाइवल नाम दिया गया है। तो मतलब ये जो परियोजना है या ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके जरिए कोशिका को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये काफी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। ये क्या बोला गया है इसके बारे में कि आमतौर पर प्रोग्राम सेल डेथ जो है, यानी कोशिकाओं की नियंत्रित मृत्यु की प्रक्रिया अपरिवर्तनीय होती है, इरिवर्सिबल। मतलब उसको एक बार अगर उस प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ गए तो उसको फिर से रिवाइव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है कि इसे नियंत्रित प्रक्रिया को कोशिका इसको किया जा सकता है। तो यहां पे क्या बेसिकली यही बताया गया है प्रोग्राम सेल रिकवरी में, इनके बारे में ये न्यूज है, ठीक। अब यहां पे क्या संभावित महत्व क्या होगा, जो महत्वपूर्ण है। अब अगर हम लोग कोशिका के मृत्यु को जो है ना, महत्वपूर्ण मृत्यु को जो होना ही है, उसको हम बचा सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रीजेनरेटिव मेडिसिन में इसका यूज कर सकते हैं। क्षतिग्रस्त तंत्रिका कोशिकाओं या हृदय कोशिकाओं को मरने के बजाय जीवित रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो कि जिन अंगों के मरने से, मतलब उसकी कोशिकाओं को मरने से जो है ना व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है, संभव नहीं है। कैंसर अनुसंधान, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इस प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे जनरेट होती है। तो इस प्रकार की क्या यहाँ अवांछित सेल रिवाइवल होगा, ट्यूमर कोशिकाओं को थेरेपी के लिए प्रतिरोधी बनने में मदद कर सकता है। स्टेम सेल बायोलॉजी यही है, इस क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है, ठीक। आरोग्य पाचा, आरोग्य पाचा क्या है कि वैश्विक स्तर पर प्रकाश में लाने वाली क्या कुटीमतन कानी का निधन हो गया, हाँ, केरल में। अब इसके लिए जानना जरूरी है कि आरोग्य पाचा है क्या। तो आरोग्य पाचा का शक्ति देने वाला हरा पौधा, ये बेसिकली क्या स्वदेशी देशज रूप से पाया जाने वाला औषधीय पौधा है, जो कि तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, थकान दूर करता है। और यही था, इससे जो प्रकाश में लाया गया कि जो कुटीमुतन कानी थे उनका निधन हो गया है, इसलिए ये चर्चा में है। औषधीय गुण यही है कि एंटीऑक्सीडेंट है, तनाव रोधी है, रोगाणुरोधी है, सूजन रोधी है। और पाया कहाँ जाता है, पश्चिमी घाट में अगस्त्यस पहाड़ियों में कानी जनजाति द्वारा, ये ट्राइबल कम्युनिटी का नाम ध्यान में रखेंगे, कानी। और केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आरोग्य पाचा और 3 अन्य सामग्रियों से मिलकर जीवनी नामक एक दवा विकसित की है। तो ये जीवनी और आरोग्य पाचा, इसके साथ साथ हम लोग ध्यान में रखेंगे। और कुछ फैक्चुअल जानकारी भी कि व्यावसायिक कमाई का 50% हिस्सा क्या कानी जनजाति को जाएगा। ये हम लोग किसके एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। ये हमने देखा है ना कि जलवायु परिवर्तन जो हम लोग रियो और समिट में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें यही सुनिश्चित किया जाता है ना कि जो समुदाय उसमें उस प्रकृति, उस जैव विविधता के संरक्षण में शामिल हैं, उनको उससे प्राप्त होने वाले जो लाभ है उसमें क्या बराबर की हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। यही है सिद्धांत। तो उसके एग्जाम्पल के रूप में कानी जनजाति के एग्जाम्पल को हम लोग कोट कर सकते हैं मेंस परीक्षा में,
ठीक है। ये क्या है, खेल से फाइड विश्व कप, क्या अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। शतरंज में देश में जो विभिन्न जो खिलाड़ी हैं, जिनका जो अभी बड़े पैमाने पे जो है ना उनमें विश्व स्तर पे जो अपना नाम किया है, और जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा में जो है ना देश के खिलाड़ियों ने नाम किया है इस खेल में, उससे संबंधित काफी महत्वपूर्ण है। क्यों की घोषणा की है कि फाइड विश्व कप 2025 का कहां होगा, भारत में होगा, क्योंकि भारत में पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ रही है। और काफी ग्रैंड मास्टर भी देश दे रहा है, कम से कम उम्र के बच्चों में भी काफी इसकी पॉपुलैरिटी देखी गई इस खेल की। और क्या, एक प्रमुख शतरंज प्रतियोगिता है फाइड, ठीक है ना। और क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में पेरिस में एक गैर सरकारी संस्था के रूप में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के लजेन में। और क्या, शीर्ष 3 स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक, चलिए अंत में हम लोग एक जो सुर्खियों में रहा स्थल है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप के रूप में हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये देख सकते हैं कि हिंद महासागर में दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित ये जो आइलैंडिक जो नेशन है और जो महाद्वीप है पूरा का पूरा, और ये एक राष्ट्र भी है पूरा का पूरा, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके ऊपर में इंडियन ओशन, तिमोर सी, अरापुरा सी, ये सब देख सकते हैं, कोरल सी, और नीचे जो है ना यहाँ पे तस्मान सी, ये सब देख सकते हैं, इससे घिरा हुआ है। और क्या, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तस्मानिया, यहाँ पे इसके बीच में क्या बास स्ट्रेट वगैरह, ये इसकी ज्योग्राफी है मैंने बताई। और इसके ऊपर में देखेंगे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, और जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया जस्ट उसके नीचे यहाँ पे क्या पापुआ न्यू गिनी वगैरह जो आइलैंड है, सुलावेसी, पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पापुआ न्यू गिनी, सुलावेसी, ये सब जो आइलैंड है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जावा, सुमात्रा की तरफ देख सकते हैं, उसके जस्ट नीचे है। तो इस तरह से इसकी ज्योग्राफी हमने देख लिया, और उसमें स्थलीय सीमा कोई नहीं है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और चर्चा में अभी इसलिए आया है कि ईरान के साथ अपने राजनीतिक संबंध तोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि यहूदी विरोधी हमलों को लेकर ईरान के राजदूत को निष्कासित कर दिया गया है उसके सपोर्ट में। ठीक है, यहां पे हम लोग एक देख सकते हैं कि हमने देखा कुछ जो यहाँ पे दिए गए हैं कि बॉस स्ट्रेट के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट भी दिया गया है। क्या है, खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पे। ठीक है, ये खाड़ी क्षेत्र है बेसिकली। ठीक है, धसा हुआ भूमि है जो कि खाड़ी के रूप में है। भौतिक इसके लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण। अंत में हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक विशेषताएं, और भौगोलिक विशेषताओं में हम लोग देखेंगे क्या है कि इसमें जो जलवायु है, तो मैक्सिमम इलाका तो इसका क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ही। देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, गिब्सन, सिम्पसन डेजर्ट, ये जो डेजर्ट ही है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम में समशीतोष्ण जलवायु है, जिसको क्या भूमध्य सागरीय जलवायु बोलते हैं। दक्षिण पूर्व और दक्षिण, ये दक्षिण में यहाँ पे और इस क्षेत्र में जो क्या मेडिटेरेनियन जलवायु भी है, और इसका ज्यादातर हिस्सा क्या है, शुष्क और शुष्क है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पे क्या जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये रीजन क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स वाला, उस रीजन में आप देखोगे 2 नदियां, मर्रे और डार्लिंग बेसिन। इससे क्या है, काफी बड़े पैमाने पे कृषि जो है ना यहाँ पे उत्पादन जो है लिया जाता है। ये इस देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ पर्वतीय क्षेत्र भी देखेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखेंगे, जो यहाँ के वर्षा को, जल चक्र को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पेरिस समझौते से संबंधित क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 1 और 2 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्राउन ड्वार्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 स्टेटमेंट और सही स्टेटमेंट आपको निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अक्सर सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट 17 है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आसान प्रश्न है, ABCD में आपको चुनाव करना है। और हाल ही में सुर्खियों में रही स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है, ये भी आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है,
और इसमें से क्या सही स्टेटमेंट हमें चुनना है हमें, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। क्वेश्चन 6 जो है, हाल ही में सुर्खियों में रहे आरोग्य पाचा का सर्वोत्तम वर्णन है। ये आसान प्रश्न है कि झारखंड में पश्चिमी घाट में, इससे पहचान सकते हैं हम लोग आंसर बड़े आसानी से। तो चलिए आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और इस प्रकार के जो न्यूज़ टुडे है के अंक को देखने के लिए धन्यवाद, और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।